नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। यदि आपको चाहिए पीडीएफ तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर सर्च कर लीजिए सिविलियंस, उसे ज्वाइन कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहली न्यूज है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर्स। ये ग्रीस का सर्वोच्च पुरस्कार है जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रीस दौरे पर गए थे तो उन्हें दिया गया था। जो ग्रीक के राष्ट्रपति हैं उन्होंने प्रधानमंत्री को ये सम्मानित किया इस पुरस्कार से। इस पुरस्कार के बारे में अगर बात करें तो 1975 यानी 1975 में इसे स्थापित किया गया था। इसमें जो इसकी प्रतिमा है, ये देखिए प्रतिमा है, इसमें जो एथेंस की देवी है जिसे एथेना नाम कहा जाता है उसका सिर है, इसमें उनका सिर है और उसके साथ साथ एक शिलालेख लगा हुआ है। इन शिलालेख में क्या लिखा है? शिलालेख लगा है कि केवल धर्मी लोगों का सम्मान किया जाना चाहिए। इन जो शिलालेख उसमें लगा हुआ है उसमें कहा जा रहा है कि केवल धर्मी लोगों का सम्मान होना चाहिए या किया जाना चाहिए, उसमें लिखा गया है। प्रशस्ति पत्र मिला है। भारत के बारे में यह भी कहा गया है कि भारत को ये सम्मान क्यों दिया जा रहा है। तो भारत जो वैश्विक लेवल पर जागरूकता को भी बढ़ा रहा है, आर्थिक विकास और सुधारों को में भी आगे बढ़ रहा है, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को भी भारत प्राथमिकता दे रहा है। तो इस सब की चीज़ को ध्यान में रखते हुए ग्रीस के जो राष्ट्रपति है प्राइम मिनिस्टर मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर का से सम्मानित किया है। तो ये था इसके बारे में। और भी देखेंगे पीएम मोदी को टोटल जब तक वो प्रधानमंत्री हुए हैं लगभग 15 सिविलियंस यानी कि जो नागरिक सम्मान मिल चुका है अलग अलग देशों से। 2023 की बात करें तो इन्हें क्या क्या मिला है? अभी हाल ही में ग्रीस का मिला है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर सम्मान मिला है, प्लस उसके बाद फ्रांस का 2023 में ही मिला है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन अवार्ड मिला है। फिर इजिप्ट का मिला है 2023 में ऑर्डर ऑफ द नाइल्स पुरस्कार दिया गया है, प्लस रिपब्लिक ऑफ पलाउस का भी मिला है इबाकल अवार्ड्स मिला है, प्लस पापुआ न्यू गिनी का मिला है ऑर्डर ऑफ द लोगोउ मिला है। उसके बाद फिजी का मिला है, फिजी आइलैंड का ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। उसके बाद भूटान का मिला है ऑर्डर ऑफ द ड्रक गायल्पो सम्मान से सम्मानित किया गया 2021 में पीएम मोदी को। 2020 में यूएस गवर्नमेंट के द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान दिया गया था। वहीं 2016 की बात करें तो अफगानिस्तान का स्टेट ऑफ द गाजी अमीर अमनुल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया की बात करें ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल्ला जीज पुरस्कार दिया गया था। वहीं 2018 की बात करें तो पैलेस्टीन का ग्रैंड कॉलर्स पुरस्कार दिया गया था, स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। 2019 की बात करें तो बहरीन का किंग ऑफ हमाद मिला है, ऑर्डर ऑफ मिला है, रेजाइनेंस मिला है। मालदीव का ऑर्डर ऑफ निशान इजुद्दीन मिला है। रसिया का ऑर्डर ऑफ द एंड्रयू एंड द स्पोर्टल्स मिला है। उसके बाद यूएई का ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड्स दिया गया है। ये टोटल 15 अवार्ड पीएम मोदी को मिल चुका है उनके कार्यकाल के दौरान। आगे बढ़ेंगे। आगे भूमिहीन योजना है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हाल ही में उन्होंने घोषणा की है जो योजना चल रही है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके तहत जो भूमिहीन योजना है, भूमिहीन योजना एक ऐसी योजना है जो कुछ भूमि को आरक्षित किया गया है भूमिहीन को देने के लिए। तो जो आरक्षित भूमि है, तो जो उपराज्यपाल हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने कहा कि ये केवल जो विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश में निवास करते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए भूमिहीन योजना अलाउ है। उन्हीं को, जिनके पास भूमि नहीं है, उन्हें इस भूमि को दिया जाएगा। कोई व्यक्ति भूमिहीन तब माना जाएगा यदि वो जम्मू कश्मीर का निवासी है और उसके या उसके परिवार के नाम पर जमीन नहीं है, किसी भी प्रकार का जमीन नहीं, तो वह एक निश्चित रूप से निश्चित मात्रा में जमीन पाने का योग्य माना जाए कि वो योग्य है। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत भूमिहीन लाभार्थियों को राज्य की भूमि पट्टे पर दी जाएगी और भुगतान में एक टोकन राशि और नाममात्र किराया शामिल है। मतलब कि एक नाममात्र टोकन राशि दी जाएगी, एक नाममात्र किराया उनसे लिया जाएगा उस भूमि का। राज्य की भूमि उन्हें पट्टे पर दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, जो पट्टा होगा 40 वर्षों के लिए होगा। जो पट्टा भूमि दी जाएगी 40 वर्षों के लिए दी जाएगी और इसे अगले 40 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। ध्यान रखिएगा, अगले 40 वर्षों के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान रखना है, अगर 2 साल के भीतर उन्होंने अपना घर नहीं बनवाया तो पट्टा उनका रद्द भी किया जा सकता है। तो इस योजना को याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इस चर्चा में क्यों, इसके बारे में जानेंगे। हाल ही में जो विधि आयोग है यानी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड्स से जो निकाय हलाला है और मूता प्रथा है,
जो निकाह हलाला और मुता विवाह प्रथा है मुस्लिमों में, जो हमेशा विवादित रहती है, उसको लेकर जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है उसने कहा है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उससे कहा है कि आप इस पर अपना रुख स्पष्ट कीजिए। यह जांच तब शुरू हुई जब मुस्लिम महिलाओं द्वारा इस विवाह की इस रूप को, जो निकाह हलाला और मुता प्रथा है, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने याचिका दायर करके इस प्रथा को चैलेंज की थी। तब उस समय लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने उस पर अपना सहमति माना है। तो निकाह हलाला में एक महिला, निकाह हलाला के बारे में जानेंगे प्लस उसके बाद मुता के बारे में जानेंगे। निकाह हलाला क्या होता है? किसी महिला का, मुस्लिम महिला का जब उसका तलाक हो जाता है, तलाक होने के बाद उन दोनों के बीच में फिर से दोबारा सहमति तभी बनेगी जब वो महिला किसी अन्य पुरुष के साथ शादी कर ले एक दिन के लिए। शादी करने के बाद फिर उसका निकाह होगा अपने पूर्व पति से जिससे उसका तलाक हो गया है। वहीं मुता प्रथा क्या है? मुता प्रथा ये है कि इसमें सहमति के दौरान, मतलब कि जो पति पत्नी है या तो जो लड़का लड़की है, आम सहमति हो जाएगी उनकी, सहमति के बाद कुछ दिन के लिए यानी अल्पकालिक शादी करते हैं, फिर उसके बाद ही छोड़ देते हैं। इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए मुस्लिम महिलाओं द्वारा याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में। तो इसी को लेकर लॉ कमीशन ने अपना मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से बोला है। तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने क्या बोला है? मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, उन्होंने कहा कि जो निकाह हलाला है, ये जो प्रचलित प्रथा है, उसका उन्होंने विरोध जताया और मुता प्रथा को बताया कि ये तो महत्वहीन हो गया है और उसके लिए विरोध जताया। लेकिन प्रतिनिधिमंडल न्यूनतम विवाह आयु की बचाव भी किया। जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है उसने कहा कि इस्लाम तब विवाह की अनुमति देता है जब व्यक्ति वयस्क हो जाता है और वैवाहिक जिम्मेदारियों को पूरा कर सकता है, तब ये अनुमति देता है। तो जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसने कहा कि जो प्रस्तावित समान नागरिक संहिता है, समान नागरिक संहिता है, उसका दृढ़ता से विरोध करता है और जोर देकर यह भी कहता है कि शरिया कानून के मूलभूत सिद्धांतों में किसी भी बदलाव पर समझौता नहीं किया जा सकता। ऐसा कहना है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड्स का। आगे बढ़ेंगे। इंडिया स्मार्ट सिटी प्रतियोगिता अवार्ड 2022, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्मार्ट सिटी मिशन में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इंदौर को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। इंदौर ये मध्य प्रदेश का एक शहर है, इसको सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। और वहीं मध्य प्रदेश को शीर्ष राज्यों का में दर्जा दिया गया है। अगर राज्यों की बात करें तो स्मार्ट सिटी में सबसे शीर्ष दर्जा किसको दिया गया है? मध्य प्रदेश को दिया गया है। अगर सिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसको दर्जा दिया गया है? इंदौर को। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कंटेस्टेड 2022 की राज्य श्रेणी में शहरों में दूसरा और तीसरा स्थान भी आया है। दूसरा स्थान आया है सूरत का और तीसरा स्थान आया है आगरा का, ध्यान रखिएगा। नंबर 1 अगर स्मार्ट सिटी अवार्ड किसने जीता है? इंदौर जीता है जो मध्य प्रदेश में है। दूसरा अवार्ड किसने जीता है? सूरत जो गुजरात का शहर है। फिर तीसरा अवार्ड जो यूपी का आगरा ने हासिल किया है। अगर राज्यों के क्रम की बात करें तो दूसरे स्थान पर आएगा तमिलनाडु, प्लस तीसरे स्थान पर आ जाएगा राजस्थान, तीसरे स्थान पर राजस्थान आएगा और उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। उसके बाद चौथे स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश का। तो यूपी को भी याद रखिएगा। स्मार्ट सिटी अवार्ड के मामले में चौथा स्थान यूपी का है, पहला स्थान एमपी का है, दूसरा स्थान तमिलनाडु का है, तीसरा स्थान राजस्थान का है। अगर वहीं सिटी की बात करें तो इंदौर नंबर 1 है, सूरत दूसरे स्थान पर है, आगरा तीसरे स्थान पर है। और केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो चंडीगढ़ सर्वश्रेष्ठ अवार्ड सम्मानी से शीर्ष पर है। चंडीगढ़ सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है केंद्र शासित प्रदेशों में। यह पुरस्कार स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आवास, शहरी और आवास मामले का जो मंत्रालय है उसके द्वारा दिया जाता है। इंडिया स्मार्ट सिटी प्रतियोगिता 2022 के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो ये था इसके बारे में। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में जानेंगे। इसे 2015 में शुरू किया गया था स्मार्ट सिटी मिशन को। इसका काम क्या था कि जो बुनियादी ढांचा है उसको विकसित करना, किसी शहर में बुनियादी ढांचे को इस तरह के विकसित करना कि जो पर्यावरण अनुकूल हो, प्लस सतत विकास को बढ़ावा देता हो, प्लस उसमें रोजगार की सुविधा हो और नागरिकों के लिए अच्छा जीवन हो और जीवन की जो गुणवत्ता हो उसे भी सुनिश्चित किया जाए, एक ऐसा शहर डेवलप किया जाए। तो इन सारे मानकों पर खरा उतरते हुए इंदौर ने अपना नंबर 1 स्मार्ट सिटी प्रतियोगिता अवार्ड्स जीता है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे। दालचीनी के बारे में दिया है, ये चर्चा में क्यों, इसके बारे में जानेंगे। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इसके द्वारा एक अध्ययन किया गया। अध्ययन करने से यह पता चला कि जो दालचीनी है और इसके जो सक्रिय घटक हैं यानी कि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है या कंपोनेंट्स है, तो इससे पता चला जो सीरामाल्डिहाइड्स है, प्रोसायनिडीन B2 है, इसको चूहों को मौखिक रूप से दिया गया
तो जब चूहों को मौखिक रूप से ये दिया गया दालचीनी का ये सब घटक, तो पता यह चला कि जो प्रारंभिक चरण में जो कैंसर होते हैं, प्रोस्टेट कैंसर होते हैं, जो प्रोस्टेट कैंसर होते हैं, इस पर उन्होंने प्रतिरोध डाला। ये जो दालचीनी है उसको रोकने में थोड़ा कामयाब हुआ। तो अध्ययन के द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि जो ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है, इसके अंदर जो पदार्थ है ऑक्सीडेटिव, ये तनाव को भी कम कर सकता है, और जो प्रोस्टेट ग्रंथि कैंसर है उसके जो कोशिका है, उस कोशिकाओं का जो प्रसार होता है उसे भी रोकने में यह कामयाब हो सकता है। तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है कैंसर पर। अभी हालांकि इस पर और भी रिसर्च और इसका निष्कर्ष बाकी है। यह है दालचीनी का यूज भारतीय मसालों में किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, डेनमार्क के बारे में देखेंगे। डेनमार्क चर्चा में क्यों है? डेनमार्क का जो न्याय मंत्री है, डेनमार्क के जो न्याय मंत्री है, इन्होंने इस्लाम की जो पवित्र पुस्तक है जिसका नाम है कुरान, ये धार्मिक ग्रंथ है, इसको जलाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में कुछ दिन पहले डेनमार्क, स्वीडन, इन सब जगहों पर कुरान को जलाया जा रहा था सार्वजनिक तौर पर। कुछ लोग जला दे रहे थे, तो मुस्लिम देशों में, बहुत सारे मुस्लिम देशों में विवाद खड़ा हुआ। विवाद करने के बाद इनके दूतावासों को भी जलाया गया। इसको ध्यान में रखते हुए डेनमार्क, स्वीडन ने कड़ा कदम उठाना शुरू कर दिए हैं कि भाई आप कुरान के साथ किसी भी धार्मिक ग्रंथों को आप सार्वजनिक तौर पर जला नहीं सकते। तो आइए डेनमार्क के बारे में देखेंगे। डेनमार्क का लोकेशन ये है, नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी के बगल में यहाँ पर डेनमार्क है। नीचे डेनमार्क एक स्कैंडिनेवियाई देश है। ये जटलैंड प्रायद्वीप और कई द्वीपों से मिलकर बना है। इसमें जटलैंड प्रायद्वीप है और उसके बाद कई छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है डेनमार्क। अगर इसकी कैपिटल्स की बात करें तो कोपेनहेगन इसकी राजधानी है। और इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ों की बात करें तो टिवोली मनोरंजन पार्क यहाँ पर फेमस है। जो टिवोली मनोरंजन पार्क है यहाँ पर फेमस है। उसके साथ साथ लिटिल मरमेड प्रतिमा घर भी है, लिटिल मरमेड प्रतिमा घर भी है, वो भी यहाँ पर फेमस है। तो ये हुआ डेनमार्क के बारे में। आज के लिए इतना ही है। अगर जानकारी या न्यूज़ आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।